नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं राघव चड्ढा की। और राघव चड्ढा के विषय में मतलब जो कल से खबरें चल रही हैं या जो उनका बयान आया है, उन बयानों की और जो उन्होंने मर्जर की बात कही है। और मज़े की बात तो ये है कि अशोक मित्तल, राघव चड्ढा को रिप्लेस करके जिन अशोक मित्तल को बिठाया गया था, वो अशोक मित्तल भी मर्ज कर गए हैं। यानी कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सदस्यों में से 7 ने बीजेपी के साथ मर्जर किया है। वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में या उनकी उपस्थिति में मर्ज किया है। सवाल 2-3 नए पैदा होते हैं। क्या ये मर्जर ठीक है? क्या क्या ये 10वीं अनुसूची के अनुरूप है? पुराने जजमेंट क्या कहते हैं? और इसके अतिरिक्त पीछे की पॉलिटिकल राजनीति क्या है? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? इन रहस्यों का कोई कारण है या फिर इनके पीछे एवं ही ये परिस्थिति है? एक एक करके विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात तो तय है, जब महत्वाकांक्षा ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर साथ ही सब बिछड़ जाते हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि करप्शन में लबालब हो गए। कुमार विश्वास जैसा साथी जिन्होंने पार्टी उठाकर खड़ी करी थी, कुमार विश्वास पीछे चले गए। शांति भूषण के बेटे प्रशांत भूषण पीछे चले गए। और तमाम लोग जो रिटायर होकर आए थे, मतलब आप सोचिए, अन्ना आंदोलन में वो लोग पार्टिसिपेट किए थे। ऐसी बड़ी हस्तियां जिनके विषय में ये कहा जाता था ये पद्मश्री हैं, पद्म भूषण हैं, इनके पास मैग्सेसे है, मतलब अवार्ड विनर सारे इकट्ठे हुए थे। अरविंद केजरीवाल सबको लेकर साइड चले गए। लोगों को लगा कि हम देश की राजनीति बदलेंगे। उस समय कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी और कांग्रेस की राजनीति बहुत नेगेटिव हो चुकी थी, इसलिए उनको लगा कि इनके साथ चलते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करते करते पार्टी लगभग टूटकर बराबर हो गई। 2-3 साथी बचे हैं। राघव चड्ढा उन फाउंडिंग मेंबर्स में से हुआ करते थे जिन्होंने राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, ये वो लोग थे जिन्होंने पार्टी उठाकर खड़ी करी थी, यानी कि पार्टी इनसे शुरू हुई थी। लेकिन पहले बाकी सब जाते रहे और राघव चड्ढा इधर। एक प्रश्न तो मैं लगातार करता आया था कि भाई, आम आदमी पार्टी में जो कुछ भी हो रहा था, अरविंद केजरीवाल अपनी महत्वाकांक्षाओं को जैसे भी पूर्ण कर रहे थे, राघव चड्ढा कहाँ थे? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तब राघव चड्ढा गायब थे। स्वाति मालीवाल गायब हो गई थी। अब इन लोगों को लगा था कि हम फंस जाएंगे। अब राघव चड्ढा तो बड़ा होशियार आदमी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से, इसलिए राघव चड्ढा मतलब सवाल तो उठा रहे थे। डिप्टी लीडर थे वो। जब संजय सिंह जेल में गए तो डिप्टी लीडर बने। लेकिन बात दिखाई दे रही थी कि राघव चड्ढा लगातार इधर आने के लिए परेशान है। अब इसको देखने के लिए वो न्यूट्रल हो गए। कहते हैं कि हम पार्टी की गतिविधियों से पिछले 1 साल से अलग हो गए थे और ये हो गया वो हो गया, वो उनका बयान आया। लेकिन उनको हटाकर अशोक मित्तल को लाया गया था। अशोक मित्तल भी साथ में ही मर्ज किए। अब इसके पीछे लोगों का सवाल खड़े करना स्वाभाविक है कि फेमा के तहत लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पर छापे पड़ गए। चूंकि अशोक मित्तल उसके चांसलर हैं, इसलिए अशोक मित्तल, देखिए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इतना आसान नहीं है खड़ी करना। ये खड़ी करने के पीछे बहुत कुछ हुआ होगा, विदेशी फंडिंग गलत तरीके से आई होगी और इसी को लेकर फेमा अपना काम कर रही थी। इनको लग रहा होगा कि वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उनके प्राण बच जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी इस तरह के जितने नमूने आए, किसी के भी प्राण बच नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी उनको शामिल जरूर कर लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनका संरक्षण। कुलदीप सेंगर उसका बड़ा उत्कृष्ट इलस्ट्रेशन है। कई एक अंदर जा चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए बचने के उद्देश्य से, लेकिन वो बच नहीं पाए। इसलिए ये तो गलतफहमी उनकी हो सकता है, लोगों की हो। लेकिन संदीप पाठक तो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल वैसे ही दाएं बाएं खड़े हुआ करते थे जैसे राघव चड्ढा खड़े होते थे। और राघव चड्ढा खड़े नहीं हो रहे थे या स्वाति मालीवाल खड़ी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी संदीप पाठक तो अभी भी खड़े थे लगातार। संदीप पाठक का नाम भी लगातार वो ले रहे थे, बड़ा लीडर उनको बना रहे थे, लेकिन संदीप पाठक बेदरा के। खैर, ये राजनीतिक खेल है कि वो कौन किधर से आया, किधर चला गया, इधर से आए उधर चले गए, उनके थे इनके थे। लेकिन जो सवाल है वो बड़ा एनालॉजिकल है। इसलिए है क्योंकि
राघव चड्ढा जैसे स्वाति मालीवाल है, 1 साल हो गया लगभग उनको, उनके मतलब प्राइवेट पार्ट पर मारा पीटा गया था और ये सब कुछ हुआ था अरविंद केजरीवाल के घर में, शीश महल में ये सब कुछ हुआ था। तो स्वाति मालीवाल अलग हो गई, लेकिन स्वाति मालीवाल अभी भी राज्यसभा के सदस्य थी। अब ये कह रहे हैं कि हमने मर्ज कर लिया और इसलिए हमारे ऊपर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता। एक चीज़ जो मैं समझ पा रहा हूँ, राज्यसभा की सदस्यता जिनके पास भी है, राज्यसभा में जब चुना जाता है तो आज तक मैंने ये नहीं देखा कि राज्यसभा किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से या कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को हटा सकती है। लोकसभा में तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन राज्यसभा में नहीं हटा सकती क्योंकि पूरा सदन चुनकर भेजता है। वो राज्य का रिप्रेजेंटेटिव होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, वो किसी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य उस विधानसभा से चुना जाता है जिस विधानसभा ने उसको कैंडिडेट बनाया। वो अलग बात है, पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरह से उसको बता देती हैं, लेकिन वहाँ खुला वोटिंग होती है। अब खुला वोटिंग वहाँ होती है, मतलब कोई पारदर्शिता की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद या राज्यसभा के लिए रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो राज्यों का सदन है। पहले मैं आपको बता दूं, राज्यसभा जब बना था तो उस समय प्रिंसली स्टेट्स के लिए बना था, यानी कि लोकसभा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के लिए बना था जो ब्रिटिश इंडिया के पार्ट हुआ करते थे या डोमिनियन ऑफ इंडिया के पार्ट हुआ करते थे, और राज्यसभा प्रिंसली स्टेट, चूंकि भारत 2 तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाओं में चलता था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा बनी थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए। 1956 तक वो रहा भी। 1956 के बाद सबकी सदस्यता हो गई क्योंकि प्रिंसली स्टेट खत्म हो गया, आर्टिकल 238 ही खत्म हो गया। तो प्रिंसली स्टेट खत्म हो गए तो फिर सारे राज्य विधानसभाओं के सदस्य उसमें आने लगे। राज्य विधानसभाएं चुनकर भेजती हैं कि राज्य के जो विषय हैं, जो राज्य को इफेक्ट करते हैं या राज्य सूची में है या ऑल इंडिया लेवल के विषय हैं, वो राज्यसभा में रखे जाएंगे और राज्यों को अलग अलग सहमति लेने के बजाय राज्यसभा से सहमति अगर ले ली जाए तो हो जाए। फिर भी कुछ बिल ऐसे रखे गए जिनमें कहा गया कि राज्यसभा से भी अप्रूव्ड होगा और राज्य की विधानसभा में भी 50% से ऊपर जाएगा और वहां से ये अप्रूव्ड होकर आएगा। ये ऐसे कुछ विषय हैं। राज्यसभा में जब चूंकि राज्य का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए ये जो एंटी डिफेक्शन का जहां तक मैं समझता हूं वो राज्यसभा पर लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक एनोमली के आधार पर कि ये जो कहा गया है उसको ध्यान में रखते हो। अब देखो, इसको राज्यसभा को हटा दीजिए, हम लोग बात कर लेते हैं लोकसभा और विधानसभा की। आपको याद होगा गोवा में ऐसा ही कुछ हुआ था। गोवा में 2 बार हुआ, 2019 में हुआ और 2022 में हुआ। 2019 में कांग्रेस के 15 में से 10 टूटकर बीजेपी में आ गए थे और फिर 2022 में भी उनके 7 टूटकर 10 में से 7 टूटकर बीजेपी में आ गए थे और वो दो तिहाई बहुमत, उनका कहना था कि हम 2 तिहाई हैं। अब 2 तिहाई होने की वजह से वो जब उन्होंने अलग पार्टी बनाई और वो मर्ज हो गए बीजेपी में। अब कांग्रेस ने उस समय विधानसभा में डाला था, विधानसभा ने ये बात स्वीकार की, विधानसभा ने रिजेक्ट कर दिया था ये कहते हुए चूंकि उनका 2 तिहाई बहुमत है और 2 तिहाई सदस्य इधर मर्ज कर रहे हैं इसलिए नहीं बनता। तो वो मुंबई हाई कोर्ट गए थे। मुंबई हाई कोर्ट ने भी उस समय ये तय कर दिया कि 2 तिहाई चूंकि सदस्य टूट कर आए हैं इसलिए वो यहाँ मतलब उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अभी अर्जेंसी नहीं है, हम अभी इसको सुनेंगे। तो वो मामला अभी भी, अब चूंकि वो एकेडमिक रिसर्च रह गई है, विधानसभा बदल ही गई है, चुनाव हो चुका है, विधानसभा बदल चुकी है, इसलिए अब वो जो 2019 का मामला है या 2022 का मामला है वो केवल एक एकेडमिक डिसीजन होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला क्योंकि इनफ्लेक्चुअस मतलब सब्जेक्ट मैटर इनफ्लेक्चुअस हो चुका है, लेकिन एकेडमिकली डिसाइड होना चाहिए। खैर, इसलिए वो ज़्यादा अर्जेंसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है। अब इसमें एक बाद में सुभाष देसाई का केस आया। आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र का वो केस जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास गया था और जिसमें शिंदे बनाम ठाकरे गुट अलग अलग हो गए थे कि असली शिवसेना कौन। तो असली शिवसेना वाला जब मामला आया या वहाँ सरकार का मामला आया था तो उस सरकार के मामले में सुभाष देसाई सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट में एक विषय छिड़ा था, वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर जो है सदन का लीडर पॉलिटिकल पार्टी का, वो व्हिप जारी करेगा या फिर पॉलिटिकल पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी करेगी। तो अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस लेजिस्लेटिव पार्टी, ये 2 बातें फंस गई थी। लेजिस्लेटिव पार्टी का मतलब होता है कि विधानसभा के अंदर जो नेता है, नेता सदन है उस पार्टी का, वो तय करे, और दूसरी बात आती है कि पॉलिटिकल पार्टी तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था
कोई भी मर्जर का विषय, कोई भी इधर से उधर जाने का विषय सुभाष देसाई में क्लियर कर दिया। यहाँ पार्टी 2/3 बहुमत पार्टी का मतलब लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं, यहाँ व्हिप जारी करने का मतलब लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं, यहाँ व्हिप जारी करने का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है। यानी कि कौन तय करेगा? ये तय करेंगे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे तय करेंगे कि भाई व्हिप किसके लिए जारी की जाए और व्हिप का क्या महत्व है। ये बात वहाँ पार्टी का जो लीडर है वो तय नहीं करेगा। जबकि शिंदे वाले मामले में तो यही हुआ था कि पार्टी, शिंदे तो पार्टी लीडर थे और शिंदे ने ये तय कर लिया था कि भाई हम 2/3 हैं, इसलिए हम इधर से इधर जा रहे हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा न दिया होता तो शायद अभी पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन के आधार पर हम एंटी डिफेक्शन लागू कर देते और ये जो लोग इधर से उधर चले गए हैं व्हिप का उल्लंघन मान लेते। परंतु उद्धव ठाकरे चूंकि इस्तीफा दे चुके हैं, बाकी वो सरकार बना चुके हैं, वो प्रूव भी कर चुके हैं, इसलिए इस मामले में अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन उन्होंने ये बात तय कर दी थी यहाँ पार्टी का मतलब 2/3 बहुमत या व्हिप जारी करने का मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं। अब आ जाते हैं इस बात को सुभाष देसाई, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का बड़ा केस है, अब इसको लगा देते हैं राघव चड्ढा के मामले में। राघव चड्ढा को अब हम, अगर उन्होंने कहा कि हमने तो पार्टी 2/3 तोड़कर बीजेपी में मर्ज कर दिया है, 2/3 पार्टी तोड़कर अगर बीजेपी में मर्ज किया गया है तो उनका मानना यह है कि फिर हमारा मर्जर वैलिड है, इस पर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि स्वाति मालीवाल तो आम आदमी पार्टी की थी, लेकिन स्वाति मालीवाल के ऊपर ये एंटी डिफेक्शन क्यों नहीं लागू हो रहा था? इसलिए नहीं लागू हो रहा था कि वो विधानसभा से चुनकर आई हैं, इसलिए लागू नहीं हो रहा था क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बपौती नहीं होते। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव पार्टी बनाम उसकी बात करें, राज्यसभा देखिए अलग है, अगर उनकी बात करें तो फिर राघव चड्ढा का मर्जर तो वैलिड नहीं हो सकता सुभाष देसाई के जजमेंट के अनुसार। यानी कि वो तो व्हिप जारी करेगा कौन? वो तो पॉलिटिकल पार्टी तय करेगी, अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल या पॉलिटिकल पार्टी तय करेगी 2/3 का चक्कर, तो फिर ये राघव चड्ढा 2/3 तोड़कर कैसे जा सकते हैं? यानी कि एंटी डिफेक्शन के चक्कर में आ जाएंगे अगर एंटी डिफेक्शन राज्यसभा के मामले में लागू होता है तो। परंतु वो सारे मामले जितने अभी तक हुए हैं वो राज्यसभा या विधान परिषद के नहीं थे। जितने मामले अभी तक आए हैं सुप्रीम कोर्ट तक वो सारे विधानसभा के थे। विधानसभा का मतलब है जहां पर पीपल रिप्रेजेंटेशन था, यानी कि चुनाव लड़कर जो लोग आए थे उनकी वो सरकार बना रहे थे। यहाँ ये लोग चुनाव जनता के बीच से लड़कर नहीं आ रहे, ये विधानसभा से चुनाव लड़कर आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर भी एंटी डिफेक्शन लागू होगा? ये अब नई एनोमली क्रिएट हो गई है। तो सवाल यहाँ पर जो निर्धारित करने वाला है वो यही है कि राघव चड्ढा का 2/3 बहुमत के साथ राज्यसभा के सदस्यों को आम आदमी पार्टी से तोड़कर और बीजेपी में मर्ज होना केवल राज्यसभा की दृष्टि से, क्योंकि राज्यसभा में विधानसभा से चुनकर आते हैं, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन जनता का नहीं होता है, इसलिए क्या इस पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा या फिर राघव चड्ढा का 2/3 बहुमत के साथ इधर से उधर जाना वैलिड कहलाएगा? मैं समझता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी इसको राज्यसभा में लेकर जाती है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट लेकर जाती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहां कहीं भी जाए, तो मैं समझता हूं कि ये नई एनोमली है। इस एनोमली का क्लैरिफिकेशन आना अति आवश्यक है और सुप्रीम कोर्ट के पास अब नया काम है, नया चैलेंज है, और वो नया चैलेंज यही है कि क्या राघव चड्ढा राज्यसभा के सदस्य होने के नाते इस प्रकार का मर्जर कर सकते हैं, और राज्यसभा के नाते क्या मर्जर की इस एंटी डिफेक्शन लॉ लागू भी होता है, 10वीं अनुसूची लागू भी होती है इनके ऊपर, या फिर वो 10वीं अनुसूची का एंटी डिफेक्शन लॉ केवल लागू होता है उन पर जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं लोकसभा में या फिर विधानसभा में। ये नई एनोमली है। मुझे लगता है कि अभी तक इसका क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, जो जितना मैं समझ पाया कानून जानने के नाते। कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार या कॉन्स्टिट्यूशन में गहराई से अध्ययन करने के नाते मैं समझता हूं कि अब ये नई एनोमली है और ये मर्जर वैलिड नहीं है, ये मर्जर वैलिड नहीं है अभी तक का। अगर हम इसको राज्यसभा को भी उसकी तरह लगा देंगे तो लेजिस्लेटिव पार्टी
तय नहीं कर सकती, वो पॉलिटिकल पार्टी तय कर सकती है। यानी कि बाहर से तय करना पड़ेगा 2/3 बहुमत से तोड़कर कि अब हम कहाँ जाएंगे, अंदर नहीं तय कर सकते। अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी तक तो यही था गोवा वाले कानून। गोवा वाले मामले में दोनों बार हाईकोर्ट ने भी 2/3 बहुमत के आधार पर 2/3 सदस्यों के पार्टी तोड़कर दूसरी पार्टी में मर्ज करने के आधार पर वैलिड कहा था। तो फिर इसकी एनोमली क्रिएट होगी, वो कैसे सॉल्व होगी ये तो हम भविष्य में बताएंगे, लेकिन अभी ये नया प्रश्न हमारे देश के सामने आ चुका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।